नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, चुनाव के डेढ़ महीने बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी से ऐलान कर दिया है कि मोदी जी ने फाइनल जीत लिया है, 2024 का फाइनल जीत लिया है। और देश के सबसे बड़े चैनल आज तक ने बाकायदा अपने प्रोजेक्शंस में बीजेपी को 300 पार करा दिया, मोदी जी को 300 पार करा दिया। आज तक ने 304 सीटें दी हैं और जो बाकी जो गोदी मीडिया चैनल हैं उन्होंने 304 से भी ज़्यादा सीटें दी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने, जी हाँ, मोदी ने इस आंकड़े को खुद से लोकसभा में, राज्यसभा में उन्होंने खुद ऐलान किया कि 304 नहीं, 310 नहीं। मोदी जी ने खुद कहा कि वो 370 सीटें ला रहे हैं। बीजेपी 370 सीटें ला रही है, 370। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अब दोस्तों, मोदी जी के ये जो दावे हैं और गोदी मीडिया के जो प्रोजेक्शंस हैं 2024, अगर इनको हम थोड़ा अलग कर दें, थोड़ा अलहदा रख दें, तो सवाल इस बात का है कि बीजेपी को इस बार वाकई कितनी सीटें मिलने जा रही हैं और क्या बीजेपी 272 का आंकड़ा टच कर रही है। 272 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोकसभा में सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। तो क्या 272 का ये जो जादुई आंकड़ा है, मेजॉरिटी मार्क है, ये बीजेपी टच कर रही है, मोदी जी टच कर रहे हैं। और सवाल इस बात का भी है कि ये जो 9 राज्य हैं जो बीजेपी के सबसे मजबूत किले हैं, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, दिल्ली है, 10 बोलिए तो असम भी मैं गिन लेता हूं, जहां बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच चुकी है 2019 में। क्या इससे आगे भी कोई गुंजाइश है? क्या इसके आगे भी कुछ सीटें मोदी जी ला सकते हैं? बिग क्वेश्चन। और अगर वो ला सकते हैं तो सीटें कहां से ला रहे हैं? अब दोस्तों, इन 9-10 राज्यों के अलावा मोदी जी कहां से एक्स्ट्रा सीट ला रहे हैं? जो वो 300 पार कर जाएं, 370 पहुंच जाएं, वो एक्स्ट्रा सीट्स कहां से मिल रही हैं उनको? किस प्रदेश से वो सीटें ला रहे हैं और कैसे ला रहे हैं? इस पर जो हमारे आज टॉप पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे उनसे बातचीत होगी, कुछ खुलासे भी होंगे मोदी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में, चौंकाने वाले। लेकिन पहले ये देखते हैं कि ये जो 2024 का जो रियल गेम है, ये जो असली खेला है, ये किन राज्यों में फंस रहा है। और मुझे लगता है कि 4 ऐसे राज्य, अभी भी 4 ऐसे राज्य हैं जो मोदी जी के लिए आप कह सकते हैं दुखती रग बन रहे हैं। जैसे 42 सीटों वाला बंगाल है, उसमें 40 सीटों वाला बिहार है, उसमें 48 सीटों वाला महाराष्ट्र है, उसमें 28 सीटों वाला कर्नाटक है। कुल मिलाकर 158 सीटें हैं, जहां पिछली बार 2019 में मोदी जी ने 104 सीटें हासिल की थी, शतक मारा था इन 4 राज्यों में। आज स्थिति नहीं है। नीतीश के होते हुए भी मोदी जी की जो दिल की धड़कनें हैं वो थम नहीं रही पटना में, पाटलिपुत्र में। और अगर आप बंगाल की स्थिति देखें तो ममता बनर्जी अभी भी भारी पड़ रही हैं। जो बंगाल से खबरें आ रही वो यही हैं कि बहुत सी सीटों पर अमित शाह और नड्डा को भारी अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, उपयुक्त कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे। कमी है वहां पर, क्योंकि जो कैंडिडेट्स थे, जो उम्मीदवार थे, वो मोदी जी से उम्मीद छोड़कर दीदी के साथ चले गए। बहुत सी और भी क्राइसिस हैं, और भी कई क्राइसिस हैं बंगाल में, कई क्राइसिस हैं। बंगाल फंसा हुआ है। बिहार की मैंने स्थिति आपको बता दी। और महाराष्ट्र, अगर मैं गोदी मीडिया का ही आपको आंकड़ा दे देता हूं, आज तक का खुद कहना है, वो आज तक जो 300 पार करा रहा है मोदी जी को, उसका मानना है कि महाराष्ट्र मोदी जी के लिए फंसा है। और महाराष्ट्र की सरजमी पर अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे, 2 ओरिजिनल मैन ऑफ 2 अपोजिशन पार्टीज, शरद पवार की एनसीपी जो अब जिसका नाम बदल गया है, और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, दिग्गज हैं, आज भी इन्होंने मोदी जी के सपने महाराष्ट्र में तोड़ रखे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, 48 में से सिर्फ 22 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। पिछली बार एनडीए के साथ 41 सीट मोदी जी ले गए यहाँ से, और कांग्रेस को 11 सीटें मिल रही हैं, 14 सीटें यहाँ पर
उद्धव ठाकरे और शरद पवार को मिलने। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में मोदी जी को 50% सीटों का लॉस हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी के चैनल बता रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन है। तो जो महाराष्ट्र में हालत है, कहीं ना कहीं वही हालत कर्नाटक में भी है, बंगाल में भी है। ये जो 4 राज्य हैं, ये एक बहुत बड़ी पहेली है मोदी और अमित शाह के लिए। और इस पहेली को वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये तय करेगा कि मोदी जी इस बार ताज पहनने जा रहे हैं कि नहीं पहनने जा रहे हैं। तीसरी बार वो शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे। अभी भी ये 4 राज्य हैं जो बहुत डिसाइडिंग होने वाले हैं। और अभी दोस्तों मैंने उड़ीसा का जिक्र ही नहीं किया है, मैंने आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जिक्र ही नहीं किया, मैंने केरल और तमिलनाडु का जिक्र ही नहीं किया। 100 से ज़्यादा सीटें यहाँ भी हैं और मोदी जी यहाँ भी बहुत कमज़ोर हैं। अब दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी जी मैजिक मार्क 272 का ये जो आंकड़ा है, जादुई आंकड़ा जो आपको चाहिए लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, शपथ लेने के लिए 272 सीटें आपको चाहिए, यू नीड इट, क्या मोदी जी को ये 272 सीटें मिल रही हैं? और मुझे लगता है कि ये जो सवाल है इसका जवाब के लिए मुझे किसी सर्वे पे डिपेंड नहीं होना है। आज मैं एक ऐसा एक्सपर्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो पिछले 6-7 महीनों से पास्ट 6-7 मंथ्स, वो चाहे महाराष्ट्र हो, वो चाहे बंगाल की स्थिति हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, वो चाहे हरियाणा हो, वो चाहे उत्तराखंड हो, वो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, 6-7 महीने से उनकी एक ज़बरदस्त स्टडी चल रही है मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर, इलेक्शन प्रोस्पेक्ट्स को लेकर। और ये जो साहब हैं जिनकी स्टडी है पिछले 6-7 महीनों की, ये कोई मामूली पत्रकार नहीं है। पिछले 35 वर्षों से उमाकांत लखेड़ा दिल्ली में कई बड़े अखबारों में रहे, कई बड़े प्रकाशंस में रहे और 8-9 प्रधानमंत्री, 8 to 9 प्राइम मिनिस्टर्स वो इन्होंने कवर किए हैं। कम से कम 35 वर्षों से चुनाव कवर कर रहे हैं, लोकसभा के, विधानसभा के। और इनकी जो स्टडी है, मैं उसके लिए इसलिए उसको तवज्जो दे रहा हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि उमाकांत लखेड़ा के जो प्रेडिक्शंस रहे हैं, चाहे वो किसी भी अखबार में काम कर रहे हैं, जो उनकी इलेक्टोरल स्टडीज रही हैं, वो जो भाड़े के जो सेफोलॉजिस्ट हैं गोदी मीडिया के, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि इनसे थोड़ा सा समझना होगा स्थिति को। एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रमण पर है, दौरे पर है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहा है और सारे राज्यों में कम से कम लोगों के संपर्क में, उमाकांत लखेड़ा मोदी जी के बारे में भी बहुत कुछ बोलने जा रहे हैं। मोदी जी का असेसमेंट क्या है, क्या मोदी एक तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, वो भी हम आज कोशिश करेंगे पता लगाने। मुझे लगता है कि उमाकांत जी से जो बातचीत है ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगी, एक ऐसा पर्सपेक्टिव जो गोदी मीडिया के सर्वे या जो भाड़े के जो सेफोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सो कॉल्ड, उनसे थोड़ा सा अलग होगा। कोशिश करते हैं हिंदुस्तान को समझने की, मोदी को समझने की। और एक बात इन्होंने कही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोदी के लिए जो चुनाव है ये डू और डाई है, करो या मरो। मोदी को हर कीमत पर यह चुनाव जीतना है, नहीं जीतेंगे तो क्या होगा, इस पर भी रोशनी डालेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, सुनिए एक बार उमाकांत जी को। माय फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या मोदी आसानी से जैसा कि इंडिया टुडे ग्रुप का कहना है, आसानी से वो 300 पार हो रहे हैं, वो सरकार बना रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि मोदी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वो 272 पहुंच रहे हैं या 272 के नीचे हैं? लखेड़ा साहब। जी, जी। देखिए, सैद्धांतिक रूप से मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं रहा हूँ कि हम इस तरह से कोई सर्वे आया है, उस सर्वे पर को हम सही बताएँ या गलत बताएँ। मैं तो ज़मीनी हकीकत की बात करूँगा और मैं ये मानता हूँ साफ तौर पर कि मोदी इस समय इस चुनाव में, जो 2024 का चुनाव है, उसमें न्यूनतम आंकड़ा 272 का है, उसको टच नहीं करने जा रहे हैं। ये इसके बहुत सारे कारण, जी, जी। इसके बहुत सारे कारण हैं। 3 कारण। देखिए, 3 का ये तो दक्षिण भारत की जो कम से कम 130 सीटें हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। दूसरी बात है कि जहां उसका हिंदी बेल्ट में, जहां वो कौ बेल्ट की पार्टी मानी जाती है, जहां उसका राम जन्मभूमि आंदोलन में इमरजेंस हुआ है,
वहां वो जो पीक उसके पास था, यूपी, बिहार और बाकी राज्य, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और बाकी राज्यों में जहां जहां उसका परचम लहरा रहा था 2019 में, 2014 में, तो मुझे लग रहा है कि वो सारी चीजें अब वहां उन नदियों में बहुत पानी बह चुका है, अब वो दोबारा स्थिति लौटने वाली नहीं है अब। जी। मैं एक चीज पूछना चाह, आपने बड़ी बात कही कि जी। मोदी कहीं ना कहीं एक बेचैनी है और वो हर कीमत पर ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ लखेड़ा साहब, ये आपकी थ्योरी मुझे समझ नहीं आई। मैं आपके कई आर्टिकल्स भी देख रहा था, कई आपके मैं प्रोग्राम्स भी देख रहा था, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप ये कई दिनों से कह रहे हैं कि मोदी के लिए डू और डाई इलेक्शन, मोदी को हर कीमत पे चुनाव जीतना है, चाहे कुछ हो दे, जाए। दे, राहुल गांधी से दे, भी ज्यादा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि मोदी के लिए चुनाव डू और डाई है, करो या मरो है, हर कीमत पर वो चुनाव जीतना है उनको, ऐसा क्यों? ऐसा क्या डर है? दे, देखिए देखिए, एक बहुत सिंपल सा कहानी, ये कोई इसको कहते हैं रॉकेट साइंस नहीं है। मोदी का जो 2002 में मोदी 2000 के शुरुआत में मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, उसके बाद उन्होंने जो भी खेल खेला, जो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उन्होंने, वो चौथे पांचवी पंक्ति के नेता थे और हमको पता है वो चौथी पांचवी पंक्ति की कहीं गिनती नहीं होती थी। जो जो उनकी जो जमात थी पार्टी की, जी। भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी की और आडवाणी का जो दौर था, उसके पहले का जो दौर था, नहीं, उसमें मैं कहीं पर भी लखेड़ा बड़े नेताओं साहब, में। जी। जी। आपने दिल्ली में मोदी जी को ऑटो रिक्शे पे चलते देखा है। मैं जानता हूं, ये बाल जो आपके पके हैं ऐसे नहीं पके हैं। मैंने तो पहले कहा आप 30-35 साल से इलेक्शन कवर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी डरे क्यों हैं? ये आपकी थ्योरी क्या है? डर किस बात देखिए का? अगर मोदी चुनाव हार जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वो डरे, अरे भाई, वो हार गए तो देखिए हार गए। देखिए देखिए वो डरे इसलिए है कि देखिए, तमाम तरह के जो पिछले 20-22 साल की जो उनकी सत्ता थी गुजरात से दिल्ली तक, उन उस पूरी सत्ता के दौरान उन्होंने जो भी राजनीतिक फायदे पार्टी को उठाए या खुद उठाए या लोगों को, अडानी, अंबानी और तमाम तरह के जो उनके आसपास इर्द गिर्द जो तमाम पूंजीपति हैं, चाहे वो गुजरात दंगे हो, चाहे वो गोधरा हो, चाहे लोया का केस हो, और भी लोगों के मर्डर्स हुए, और भी लोगों के कत्ल हुए, ये जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, ये सारी, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि राजनीतिक हत्याओं में किसका, ये सारी फाइलें खुलेंगी और ये सारी फाइलें खुलेंगी तो इसके जो छींटे हैं, इसके छींटे कहीं ना कहीं सारे सामने आएंगे। और संजीव भट्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट की टास्क फोर्स के सामने जो हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया, जो उन्होंने बड़े रहस्योद्घाटन किए गुजरात रॉयट के मामले में, वो सारी चीजें जब सामने आएंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी इसीलिए, मोदी और उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो इसीलिए हार को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जीतना है। इसीलिए ये बताइए कि मैंने 8 प्रधानमंत्री देख लिए पार्लियामेंट के अंदर भाषण देते हुए, किसी प्रधानमंत्री का भाषण उठा के देख लीजिए, किसी प्रधानमंत्री ने चुनावी भाषण संसद के अंदर नहीं दिया, ये नहीं कहा कि हम इतनी सीटें जीतेंगे, हम 400 पार। ये जो आप दावे कर रहे हैं, ये जो हताशा आपकी दिखा रही है, ये आप पहले भी आप करते थे, पहले भी आप बोलते थे, और आपके जो पूरी जो जीत के जो समीकरण है, जो इक्वेशंस हैं, जो आप बना रहे हैं देश में, वो जो आप आर्थिक नीति पर जो बोल रहे हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी पर बोल रहे हैं, जो बॉर्डर सुरक्षा पर जो बोल रहे हैं, जो जी। जो आंकड़े आप पेश कर रहे हैं कि अपनी सरकार की सेहत के बारे में, इन सब की पोल खुल गई है। और मोदी, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं, मोदी हार को अफोर्ड नहीं कर सकते, मोदी जी। अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो हारेंगे या सत्ता से दूर जाएंगे, उसमें जो नया रिजिम आएगा वो क्या करेगा, इसकी परिकल्पना करके भी उनकी रूह कांप रही है, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं नहीं, एक चीज आपने कहा कि आप 8-9 प्रधानमंत्री आपने उनको कवर किया है, देखा है, सुना है, सारी चीजें आपने बोल दी। ठीक है, आप 35 साल से संसद देख रहे हो, केंद्र सरकार देख रहे हो, राजनीति में चुनाव कवर कर रहे हैं। एक चीज जो आप कह रहे हैं कि साहब मोदी अगर हार जाते हैं तो तमाम फाइलें खुल जाएंगी, वो चाहे राफेल की डील है वो फिर से खुल जाएगी, अडानी को जो उन्होंने एयरपोर्ट्स दिए या सी पोर्ट की जो डील्स हुई हैं या और बहुत से मामले, तमाम चीजें खुलेंगी, उस शेयर बाजार भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में एक्सेस नहीं है पत्रकारों को, या आज की तारीख में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बीजेपी और सरकार या सीएजी बीजेपी और सरकार का ऑडिट नहीं होता। चलिए मैंने मान लिया, लेकिन यहां पर थोड़ा सा लखेड़ा साहब मैं ये कहना चाहूंगा, आप कह रहे हो फाइलें खुल जाएंगी, मोदी जी कह रहे हैं कि वो जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, उन्होंने इतिहास में सबसे बड़ा
भ्रष्टाचार पर अभियान छेड़ रखा है। उन्होंने भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की कसम खाई है कि मट्ठा डालेंगे और मैं तो भ्रष्टाचार में, आप कह रहे हो कि मोदी जी की फाइलों में जो है तमाम मामले खुल जाएंगे। वो तो कह रहा है कि भाई मुझसे सच्चा कोई आदमी नहीं है, और आप कह रहे हो देखिए उससे कच्चा देखिए कोई आदमी नहीं है। देखिए देखिए मैं सिंपल सा ये बात बोल रहा हूं। देखिए वो डिफेंड अपने को करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि वो जो पब्लिक में जो भाषण देते हैं, चाहे इकोनॉमी पे जो भाषण देते हैं, जो वो दावे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के दावे कर रहे हैं, अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम है, वो राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ उन्होंने 2000 आज से नहीं, 2014, 15, 16, 17, आप 2019 के बाद के देखिए कि राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ वो दुष्प्रचार करने का उनका एक तरीका है, उनका एक स्टाइल है, और उस स्टाइल में वो सक्सेस हुए हैं। एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता जो साम दाम दंड भेद की राजनीति की पराकाष्ठा तक पहुंच रहा हो, और वो छिपाते नहीं है। वो अगर मीडिया को क्रैश कर रहे हैं, वो देश की कुछ भी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि उसको लोग छिपाते थे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं। अब तो वो किसी चीज को छिपाते भी नहीं है। तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो जो डिक्टेटरशिप होती है, जो इमरजेंसी के भी बदतर हालात हैं सभी क्षेत्रों में, और जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, भारत की संसद हो, जो सूचना आयोग, राष्ट्रीय सूचना आयोग हो, तमाम तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसके लिए भारत को क्यों जाना जाता है दुनिया के देशों में? भारत को इसलिए जाना जाता है कि भारत में जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत मजबूत हैं, और भारत का जो संविधान है इन सारे संस्थाओं को प्रोटेक्ट कर रहा है। आज हालत यह है कि कोई भी संस्था सुरक्षित नहीं है। मैं एक चीज और पूछना चाह रहा हूं आपसे। महाराष्ट्र की आप स्थिति देख रहे हैं, जहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस एक तरफ है, और बीजेपी जी और शरद पवार के चेले और उद्धव ठाकरे के बागी एक तरफ है। अभी जो ये पोल आया है, इसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को मुश्किल है, बिहार में भी कोई स्थिति में बहुत सुधार नहीं है, कर्नाटक में भी स्थिति में सुधार नहीं है, और पश्चिम बंगाल में भी फाइट टफ है इस बार। तो बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 4 बड़े राज्य हैं। आप इन चारों राज्यों में गए हैं और आपके सारे वहां लिंक हैं, आप लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं इन चारों राज्यों की। संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा कि जो 4 राज्य हैं, 42 सीटों वाला बंगाल, 40 सीटों वाला बिहार, उसके अलावा 48 सीटों वाला महाराष्ट्र और 28 सीटों वाला कर्नाटक, एक बहुत बल्क ऑफ सीट्स हैं। क्या वाकई देयर इज अ चैलेंज, मोदी को चैलेंज है यहाँ पर जबरदस्त? ठीक। मैं इस चीज को 2 पॉइंट में फिनिश करना चाहूंगा। नंबर 1 बात तो यह है कि पहले उनकी बात कर लेते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का परचम बहुमत है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूरी की पूरी सीटें बीजेपी की जेब में है। मध्य प्रदेश एक सीट को छोड़ करके सारी बीजेपी की जेब में है। छत्तीसगढ़ 1-2 सीट को छोड़ के सारी बीजेपी की जेब में है। आप झारखंड आ जाइए, हरियाणा। झारखंड में बीजेपी कहीं नहीं है। हरियाणा में सारी की सारी बीजेपी की जेब में। आप ये बताइए मेरे को, सिंपल का क्वेश्चन, दिल्ली में सबके सब जो 7 सीटें, सातों के सातों बीजेपी की जेब में। उत्तराखंड में सातों के सातों बीजेपी की जेब में है। हिमाचल प्रदेश में 4 में से 1, हिमाचल में 4 है, 4 लोकसभा सीटें, और उत्तराखंड में 5 है। 5 है, तो 5 की 5। आप ये बताइए कि क्या उत्तराखंड में हम ये मान के चलें कि 7 सीटों पे जीतेगी? सीटें तो उतनी है ना, 5 है ना, 5 ही तो जीतेगी। हम तो ये कह रहे हैं कि पांचों पांचों जीत रही है। हम तो कह रहे हैं कि जो यूपी में जो 66, 61, 65 जो भी सीटें हैं, हम कह रहे हैं कि वो दोबारा रिपीट करेगी। हम कह रहे हैं राजस्थान में पूरे के पूरे रिपीट करेंगे। सवाल ये है कि क्या ये अगर 400 पार का दावा कर रहे हैं या 300 पार का दावा फिर से कर रहे हैं, तो कहां से सीटें बढ़ा रहे हैं? वो ये बताइए कि आप केरल में कहां से आपको सीटें आने वाली हैं? जैसे अब आपके सवाल पे आ रहा हूं मैं, जो आपने सवाल पूछा, पश्चिम बंगाल में क्या जो उनकी वर्तमान संख्या है, क्या उसको पार करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप झारखंड में जो सिचुएशन इन्होंने कर दी है, क्या उसको पार करेंगे? जो भद्द पिट गई है बिहार में कि आपके लाले पड़े हुए हैं, आपने नीतीश कुमार को गोद में बिठा दिया, वो एमएलए को ढूंढते ढूंढते आप परेशान है, कहां भाग गए? कल सुबह पता नहीं, कल तो शक्ति परीक्षण है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो आप ये बताइए कि कहां से आपके उड़ीसा से आपके कौन सी सीटें आप बता रहे हैं? अपने को नवीन पटनायक को आप मित्र बता रहे हैं चुनाव के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले। तो सवाल यह है कि आपकी तमिलनाडु से सीट आने वाली, कहां से आपकी सीटें बढ़ने वाली है? गुजरात में सारी की सारी सीटें बीजेपी के पास है। तो क्या वो जितनी सीटें बीजेपी के पास है, क्या 5, 7, 10 सीटें और बढ़ने वाली हैं आपकी? क्या पंजाब में आपकी सीटें आने वाली हैं क्या? सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में आप कितने सीटें ले आएंगे? जो अभी आपके पास सीटें हैं उसके अलावा लेके आ गए,
चाहे चाहे आपके साथ गुलाम नबी आजाद भी चले जाए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो देखिए जब आप इस देश की बात करते हैं तो इस देश को राज्यों की राजनीति के हिसाब से बात देखना पड़ेगा आपको। इस देश को आप बंगाल की राजनीति को बंगाल के हिसाब से देखना पड़ेगा। बंगाल की राजनीति को आप दिल्ली के चश्मे से, हरियाणा के चश्मे से, गुजरात के चश्मे से, केरल के चश्मे से नहीं दे सकता। ये राज्यों की राजनीति अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती ने कल पैंतरा बदल दिया तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी 40 पार कर पाएगी, क्योंकि अगर ये कॉम्बिनेशन बन गया मायावती, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का, चाहे वो लूज कॉम्बिनेशन हो, तो 40 से ऊपर नहीं जा सकते। क्योंकि देखिए पर जो जनता जो है ना एक ही मुद्दे पर बार बार, एक बार, दो बार, 6 बार वोट नहीं देती है। लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लगता है कि अभी भी, क्योंकि आप हिंदुस्तान भर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार आप कर रहे हैं, 35-40 वर्षों का तजुर्बा है, और कई, आपने खुद कहा कि 8-9 प्रधानमंत्री आपने अपने कलम से उनको कवर किया है, और हमारा सौभाग्य है कि इतना वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ है जो इस हिंदुस्तान को इतने साल से लगातार देख रहा है, और आज भी रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैं एक लाइन का उत्तर चाहता हूं कि आपको क्या आज भी कांटे की टक्कर दिखती है? मोदी वर्सेस इंडिया, मोदी वर्सेस अपोजिशन में आपको टक्कर दिख रही है आज की तारीख में? देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बदलाव होता है राजनीति में रोज एक नया पन्ना खुलता है। और लोग कई बार क्या होता है कि आपकी गली में रोज, अगर आप भी रिलीजियस हैं, धार्मिक है, और गली में रोज भगवती जागरण का ढोल पीटा जा रहा हो, तो जब आपके बच्चों का एग्जाम हो रहा है तो एक दिन आपको भी लग जाएगा कि यार भैया थोड़ा आवाज को कम कर दो। तो लोग ये आपकी पॉलिटिक्स से उकता जाते हैं। एक ऐसा समय आता है कि लोग जो है धीरे धीरे करके, एक मुझे लगता है कि एक मेडिकल साइंस में एक वर्ड होता है, एक मेडिकल साइंस में एक वर्ड है, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स। तो मुझे लग रहा है कि भारत की राजनीति में एक विड्रॉल सिम्टम शुरू हो गया है, और इन्होंने उसको विड्रॉल सिम्टम को पहचान लिया है। उस विड्रॉल सिम्टम को मतलब ये हाथ पैर जो है, लोग अपने हाथ पैर छोड़ रहे हैं, लोग विड्रॉ कर रहे हैं अपनी चीजों को, इसलिए इनको चिंता है उस विड्रॉल सिम्टम के, मतदाताओं में जो विड्रॉल सिम्टम डेवलप हो रहा है उसको लेकर के इनकी चिंता है। इसीलिए ये दिन रात चौगुनी, दिनों दिन ये इनकी चिंता बढ़ रही है, और ये सोच रहे हैं कि भागते चोर की लंगोटी कोई भी मिल जाए, जयंत चौधरी मिल जाए जो 1.5 और 2 सीटों पर उनको दे दी है। तो ये जो सवाल है, ये जो हताशा है, ये जो परेशानियां हैं, क्यों आप लेके आ रहे हैं? जब आपने मंदिर बनवा दिया, आपके लोग कह रहे हैं कि अब तो जय जयकार, डंका बज गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी सरल नहीं है, उनके समर्थकों के लिए इतनी सरल नहीं है। हाँ, ये है कि आज जो परसेप्शन उन्होंने मीडिया के जरिए, अपना जो तंत्र है उनका, उसके जरिए, और मैं अपोजिशन को भी ये कहूंगा कि अपोजिशन भी अगर एक बड़ी चुनौती के लिए खड़ा है तो अपोजिशन को भी उस तरह से गंभीरता से इन चीजों को लेना चाहिए। क्योंकि लोग अगर आपको जिताएंगे तो आप तस्री में जीत हासिल नहीं करने देंगे। वो दौर नहीं आज से 20 साल पुराना कि लोग बीजेपी से नाराज होकर के आपको वोट दे देंगे। आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, आपको लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, क्या ईवीएम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? आज भी लोगों में बहुत बड़ी चिंता है, जो विशेषज्ञ उनमें चिंता है। और जो 2024 में 400 पार का जो डंका पीटा जा रहा है, उसके पीछे एक बड़े समुदाय को, इनके समर्थकों को भी लगता है कि अरे चिंता मत करो, मोदी है तो मुमकिन है। तो पता नहीं क्या होता है, अगले क्षण क्या होता है, किसी को पता नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, शुक्रिया। आपने कई बातें कही, और एक बात आपने कही कि एक विड्रॉल सिम्टम सोसाइटी में दिख रहा है। बातें बार बार वही रिपीट की जा रही। मोदी जी के पास गुलदस्ते में नया फूल नहीं है, वही पुराना गुलदस्ता, वही पुरानी महक, वही पुराना कागज के फूल दिखा रहे हैं वो। इस वजह से लोगों का एक मोह भंग सा हो रहा है कहीं ना कहीं, और उनको लग रहा है कि डिलीवरी है नहीं, बातें हैं। और ये एक, आपने कहा कि एक फेज सोसाइटी में आता, आपने एक मेडिकल टर्म दिया विड्रॉल सिम्टम्स का, लेकिन एक चीज आपने बहुत बड़ी कही कि अगर विड्रॉल सिम्टम्स, अगर मोदी छटपटा रहे हैं, जयंत चौधरी और नीतीश कुमार जैसों को वापस ला रहे हैं, उनके कदमों में झुक कर ला रहे हैं, या आपने कहा कि भारत रत्न जैसे एक सम्मान का, सर्वोच्च सम्मान की सौदेबाजी राजनीतिक हो रही है, उसको वोट से पहली बार जोड़ के देखा जा रहा है। ये सारी चीजें तो हैं मोदी के जो पक्ष में नहीं जाती, लेकिन आपने एक मैसेज दिया लखेड़ा साहब, और मैं आपके इस तजुर्बे को सलाम करता हूं। आपने एक मैसेज ये दिया कि विपक्ष को चीजें तश्तरी पर नहीं मिलेंगी, प्लेट पर वोट नहीं मिलेगा,
वोट के लिए उनको रीच करना है, यानी विपक्ष को मेहनत करनी पड़ेगी। फसल तैयार है, माहौल है, लेकिन विपक्ष को भी आगे बढ़ना होगा, जो आपको दिख नहीं रहा। आप आए और आपने जो बेबाकी से चीजों को रखा, लकड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बिंदास और बेधड़क बातचीत के लिए। बहुत हिम्मत के साथ आप कैमरे पे बोले। थैंक यू सो मच सर।